जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और इसके पेपर में मैथ का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे बच्चों का बैक आ जाता है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जितने क्वेश्चन बताने वाले हैं, अगर उनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बैक तो नहीं लगेगा, उसके अलावा आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनके नियमों को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान नियम बताने का। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा और वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ होता है। इसमें जितने टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको मैं बताऊंगा, सूत्र भी बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जितने में राम ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा, रेडियो खरीदने का मतलब क्या है कि इसका ये क्रय मूल्य है। जो 300 रुपये दिया गया है वो रेडियो का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले आप जो दिया गया होगा क्रय मूल्य, मान लीजिए दिया गया, उसको आप नोट कर लेंगे। इसको सीपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कॉस्ट प्राइस। तो 300 रुपये है। अब देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे बोला गया है कि उसको लाभ प्रतिशत, लाभ दिया गया है। लाभ कितना होता है? लाभ प्रतिशत दिया गया है 20%। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाभ की जगह पे हानि भी हो सकता है। तो सूत्र जो अभी हम बताने चल रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा आपको कि जैसे लाभ होगा तब थोड़ा सा अंतर करना होगा, लाभ और हानि में सिर्फ थोड़ा सा अंतर करना है। यहाँ पहले ये देख लीजिए, निकालना क्या है आपको? निकालना है विक्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। फार्मूला थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे, फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं या फार्मूला कौन सा लगता है। देखिए, जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है उसमें सेलिंग प्राइस बताना है, क्योंकि आप देख लीजिए कॉस्ट प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट पता है और सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो देखिएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस का दो फार्मूला है, एक ये एक ये। आपके सामने कई फार्मूला लिखा गया है जिसमें से ये चार ही हमने हाईलाइट किया है। उसका रीजन ये है, इन्हीं चार से आपका काम हो जाएगा। ऊपर वाला भी देख सकते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट आता है। तो जिसमें प्रॉफिट, जैसे गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको ध्यान रखिएगा। गेन परसेंट या प्रॉफिट लॉस परसेंट का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर नीचे क्रय मूल्य लिखना है और ऊपर जो है गेन लिख देना है या फिर लॉस लिख देना है। तो जो जैसे जरूरत रहेगी वैसे यूज करिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं वो इसके आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अभी जो आप क्वेश्चन आपके सामने है उसमें फार्मूला ये लगेगा। देखिए, सेलिंग प्राइस दोनों में निकालना है, लेकिन अगर गेन दिया गया होगा तो यहाँ 100 प्लस गेन मतलब प्रॉफिट किया जाएगा, और अगर लॉस दिया गया होगा तो 100 माइनस लॉस करिएगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये है कि अगर लाभ होता है, आप खुद सोच लीजिए, दिमाग लगाइए कि लाभ होने पर हमेशा जान लीजिए क्या होता है। लाभ होने पर हम लोग प्लस में ही तो होते हैं। तो इसी वजह से जब गेन होगा तो इसको ध्यान रखिएगा, प्लस करना है। और हमेशा अगर मान लीजिए हानि हो आपकी, कहीं भी हानि हो, तो हानि होने का क्या मतलब है? हमेशा हम लोग माइनस में जाते हैं। तो इससे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा। फार्मूला यही रहेगा, बस गेन और लॉस के हिसाब से आपको काम करना है यहाँ पर। तो देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ होने का मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा? ये ऊपर वाला लगेगा, जिसमें सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100%, 100 प्लस क्या करना है? गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आइए इसको करते हैं। देखिए, जो फार्मूला अभी बताया गया उसी पे ध्यान दीजिएगा, और उसी से आप क्या करते हैं? विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस जिसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, क्या करिएगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत है ना, हमने कहा लाभ वाला जोड़िएगा, बटे 100 कर लीजिए। इतना करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ब्रेकेट लगा लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाती है। इसके बाद क्या करिएगा? 300 से गुणा, जो क्रय मूल्य होगा। अगर यही हानि होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस लगा लेते बस। अब देखिए क्या होगा। अब आगे कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिए, जो 100 और धन 20 है, इसका जोड़ करेंगे तो कितना आता है? 120 हो जाएगा, बटे 100 और गुणे 300। अब इसमें ये 0 0 काट दीजिए, क्या मिल जाएगा? 12 तिहाई 36, 360 रुपये इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना ही करना होगा, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर फिक्स हो जाता है। इस टाइप का जो भी दो टाइप का ही क्वेश्चन इसमें आएगा। एक तो जो अभी हमने बताया, या तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट वाला है, अगर मान लीजिए लॉस होता है तो हम यही माइनस करके इसको घटा करके सॉल्व कर लेते बस। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद एक और टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें क्या होता है, इसको नोट करने के बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसमें कठिन तो नहीं है कुछ, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1800 रुपये बेचने का मतलब क्या है? ये विक्रय मूल्य आपको पता है। इसमें क्या पता है आपको? विक्रय
मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस बोला जाता है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला जो दिया गया है मूल्य वो है 1800 रुपये है, साइकिल का है। और एक बात यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि लिख लेते हैं हम। हानि मतलब लॉस होता है। हानि प्रतिशत दिया गया है कितना है? 10%। अब देखिए आपको इसमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बताना और विक्रय मूल्य बताना दोनों में बहुत फर्क होता है, इसको ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य जैसे कि याद करना था तो उसमें पीछे हमने बता दिया था। क्रय मूल्य वाले प्रश्न में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है और इसमें गलती भी होती है। अगर आप दूसरा तरीका लगाएंगे उसमें मेहनत भी ज़्यादा करना है। अभी हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, इसी को आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परेशान नहीं होना, पूरा नंबर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर आएगा। तो अब देखिए जो ऊपर का आपने सूत्र देखा वो पीछे के लिए था जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना था। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें कितना ध्यान देना है? सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि सूत्र दोनों में सेम है। यहाँ नीचे 100 प्लस गेन परसेंट होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। कहने का मतलब वहाँ देखिएगा ऊपर था और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा। और जहाँ सेलिंग प्राइस है वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ कॉस्ट प्राइस था वहाँ पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। तो देखिए हम ये सूत्र लगाने चल रहे हैं क्योंकि हमको उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पता है, विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है। तो यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और ये हानि वाला सूत्र लगाएंगे। अगर गेन हुआ होता तो ये सूत्र लगाया जाता। तो आइए इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपान क्या करेंगे, यहाँ हानि हो रही तो 100 माइनस 10 करेंगे। जितने की हानि हो रही होगी उतना घटाएंगे, उतना परसेंट घटाएंगे, इनटू सेलिंग प्राइस मतलब 1800 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाता है, आगे का काम कैसे करते हैं, 100 अपान 90 इंटू 1800 हो जाता है। तो ये 0 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 9 दूनी 18 मतलब 20। तो कुल मिला के क्या होता है, 100 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है, वो कॉस्ट प्राइस आ जाती है। बस इतना ही करना था और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर यही हानि की जगह पे लाभ होता तो क्या करते हैं हम, जहाँ 10 माइनस किए हैं वहीं प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका लगभग आना तय होता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतिशत से होकर के है, प्रतिशत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा, जितने टाइप आते हैं उनमें एकदम सिंपल तरीके से प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं इसी को लेकर के कि कितना प्रतिशत है। किसी भी चीज़ में अगर प्रतिशत निकालना, जैसे पूर्णांक, आपको ये टोटल, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का मतलब है टोटल। तो टोटल आप पहले लिख लीजिएगा, इनटू क्या करिएगा आप, जैसे 65% बोला है तो 65/100, क्योंकि जितना टोटल होता है उसी का तो 65% पाएगा वो। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर राकेश द्वारा प्राप्त जो अंक है वो चीज़ लिख करके बराबर आप क्या करेंगे, 500 गुणे 65/100 मतलब 500 का 65%। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, मान लीजिए 500 का 10% निकालना हुआ तो 10/100 कर लेते आप, 500 का 15% करना है तो 15/100 कर लेते। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए थे और पूर्णांक कितना था, 500। 500 का 65% निकालना है तो कुछ करना नहीं होता है, ये 0 0 आप काट दीजिए और क्या हो जाता है। अब आगे आप लिख सकते हैं 55 25 5 36 तो 32, 325 अंक उसने प्राप्त किए। तो यहाँ लिखिएगा आप राकेश द्वारा प्राप्त किया गया अंक, राकेश यहाँ आगे लिख लीजिएगा, राकेश द्वारा प्राप्त किया गया अंक बराबर क्या हो जाता है, 500 का 65%। तो इसको आप ऐसे करेंगे, इसमें कोई कुछ का और कुछ नहीं करना था, इसमें यही इतना करना था बस। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे बोला गया किसी कक्षा में 30 बच्चों में, जैसे क्वेश्चन सिर्फ ये अंक प्राप्त करने वाला ही नहीं हो सकता है ना, क्वेश्चन सेम टाइप रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये है कि तरीका बदल देंगे बस। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए आपको बताना है। तो उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या आपको बतानी है, तो क्या करना है आपको, लिखिएगा उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या, 30 बच्चे थे, इसका 80% निकालना, जो अभी पीछे बताएगा। जैसे हमने कहा जितना परसेंट निकालना होगा उतना बटे 100 से गुणा करिएगा। तो 30 का 80% मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 0 आप दोनों जगह काट दीजिएगा, कितना बचेगा, 8 3 24 बच्चे पास हो गए। अब अगर फेल पूछा गया होता है, इसमें कभी कभी अनुत्तीर्ण लिख दिया जाता है, हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं।
तो अगर उत्तीर्ण पूछा गया तो क्या होगा, उत्तीर्ण वाले पे जैसे ये निकाला गया 80% उत्तीर्ण थे तो 80% 24 हो गया। अगर अनुत्तीर्ण पूछता है तो इसको निकाल करके आप चाहे 30 में से घटा सकते थे आप, तो 30 में से घटा देंगे, 6 बच्चे क्या हो जाते हैं, ये पास हुए बच्चे हैं, ये पास हुए बच्चे हैं। और फेल वाले अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कितना बताएंगे आप, फेल वाले में आपका हो जाता है 6 बच्चे फेल होंगे, क्योंकि 30 में से 24 अगर पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सेम टाइप ये भी है, थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए थोड़े थोड़े परिवर्तन किए जाएंगे, लेकिन आपको पता लगता है कि कहें आपके समझ में आएगा कि अरे इसको कैसे करें, इतना सारा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। सब में कुछ नहीं करना है आपके सामने, मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। वो दोनों पीछे जो किया गया था बिल्कुल सेम टाइप था। अब देखिएगा, इसमें एक दुकानदार के पास 60 कप थे, उसने 40 बेच दिए। अब कितना प्रतिशत बिका हुआ ये बताना है, कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं। तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो छोटी वाली संख्या होगी उसको लिख करके गुणे 100 करके बड़ी वाली संख्या लिख लीजिएगा। जब भी प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ जितने बिके हुए हैं उन्हीं का पूछा है। अगर ये पूछ लिया होता जो नहीं बिके हैं तो आपको ध्यान देना होगा, 60 कप थे, 60 में से 40 बिके हैं, मतलब 20 नहीं बिके हैं। अगर बिके होने का पूछते हैं तो बिके वाले का आप यहाँ लिखेंगे कि जितना बिका होगा कुल गुणे 100 बटे जितना टोटल कप था पहले से। और अगर ना बिकने वाला पूछा गया होता, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, लिखा ये जाएगा, लेकिन नीचे पूछेगा कि कितने प्रतिशत कप नहीं बिके हुए। तो पहले देख लीजिएगा कितने नहीं बिके, जैसे 40 बिक गया है तो 20 नहीं बिके होंगे ना, तो 20 का अगर प्रतिशत निकालना है तो 20 गुणे 100 बटे जितना टोटल होगा, नीचे चेंज नहीं होगा। यहाँ ये बिकने वालों की संख्या है और ना बिकने वालों की संख्या है। वाले कप, ठीक है। तो इसमें दोनों में यही फर्क है कि अगर मान लीजिए आपसे बिके हुए पूछेंगे तो इस तरीके से, ना बिके वाले तो कहने वाला अगर जिसका पूछेंगे आप, जैसे ये बिकने वाले हैं, ना बिकने वाले 20 होते तो आप इस तरीके से करते। अगर बिकने वाले पूछे गए तो ये 40 रखा गया है। तो आपके सामने एकदम स्पष्ट है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रख करके क्या करिएगा, गुणे 100 करके बटे टोटल लिखिएगा। ये हमेशा वही करना है आपको, कहने वाला छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी संख्या, इतना ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी संख्या। तो देखिए क्या होगा, आप ऐसा कर सकते हैं 20 दूना 40, 20 तियाएं 60। तो अब देखिए आ जाता है 200 बटे 3, 200 बटे 3 आ जाएगा, 200 बटे 3 प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत निकाला जा रहा है। तो इसमें आ जाता है आपका 3 छक 18, 3 छक 18, इतना आप कर सकते हैं फ्रैक्शन में, चाहे डेसिमल में, चाहे इसे छोड़ देंगे, ये गलत नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। परसेंटेज पूछा गया था, परसेंटेज आपने बता दिया, वो जो है अब आप चाहे डेसिमल में बताइए, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब अगर मान लीजिए यहीं ना बिकने वाला पूछा गया होता तो आप क्या करते, ना बिकने वालों की संख्या बटे गुणे 100 बटे टोटल लिख लेते। 20 तियाई 60, तो 100 बटे 3 कितना आ जाएगा, 33 सही 3, 1 बटे 3 ये आ जाता है, इतना प्रतिशत। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जिसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो यही सारे क्वेश्चन है, छोटा छोटा परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिशत का ये भी क्वेश्चन है, इसके अलावा प्रतिशत के क्वेश्चन और नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ये 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको, और आसानी से आप समझ भी जाएंगे। जैसे देखिए आपके सामने दिया गया सीमेंट की बोरी की कीमत कितनी है, 300 रुपये। तो 300 रुपये पहले का मूल्य है, तो इसी पे ध्यान देना है, इसी पे सब कुछ निकालना भी होता है। तो जो मूल्य में वृद्धि हुई है, एक बोरी, पहले आप लिखेंगे एक बोरी सीमेंट का मूल्य, इसका कितना है, इसका 300 रुपये। एक बोरी सीमेंट का मूल्य मान लीजिए आपने लिख लिया। अब क्या दिया गया है, मूल्य में वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, लिखने के लिए तो पूरा पत्रा लिखा जा सकता है, इसमें पता लगा आप छाप लीजिए, लेकिन जो आवश्यक है मैं वही बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। मूल्य में वृद्धि निकालना है हमको, क्योंकि बाद में लिख सकते थे कि बाद में वृद्धि होने के पश्चात मूल्य, उसके बाद फिर इसमें से घटाया जाए, तो काफ़ी समस्या हो सकती है। आपको सिर्फ मेन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपको पूरी तरह से आता है तब क्या दिक्कत ही है, नहीं आता है तो इसी वजह से मैं आपको सिर्फ आवश्यक चीज़ें ही बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जैसे देखिए सीमेंट की बोरी की कीमत कितनी है, 300 रुपये। अब 375 होने के बाद कितनी वृद्धि हुई है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 75 रुपये पहले से अब मूल्य बढ़ गया है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि,
प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे? हमने कहा था जो छोटी संख्या होगी उसको लिख के गुणे 100 बटे बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या मतलब 300। जिस पर निकालना होता है उसको हमेशा नीचे रखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए 0 0 काट दीजिए तुरंत। जितना बढ़ा हुआ है, कभी कभी रेट बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो बढ़ेगा या घटेगा यहीं आप रखेंगे और टोटल जितना होगा उसको नीचे रखा जाएगा। तो देखिए क्या आ जाता है, आगे आ जाएगा आपका 75 बटे 3। 75 को 3 से जब आप भाग देते हैं तो 25 3 75 होता है। देखिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो कुल मिला के कितना आ जाता है? 25% की वृद्धि हुई है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। आपके सामने इतना ही प्रतिशत वाला क्वेश्चन है और इतना ध्यान देंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। तरीका बदला जा सकता है क्वेश्चन का, नहीं सॉरी, क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं भाग जोग वाला नियम, जिसे अगर आप सिंपल तरीके से, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है बोधमास, अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो आप लिखिएगा बदमाश, समझ में इतना रखिएगा बदमाश। तो BO बदमाश के लिए देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो B का मतलब होता है ब्रेकेट, ऑफ O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, ठीक है। S का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और D का मतलब डिवीजन मतलब भाग, और आप का मतलब क्या होता है? आपका मतलब का होता है। यहाँ पर भी इसका मतलब गुणा होता है, लेकिन यहाँ पर ये गुणा पहले लगाया जाता है। ये वाला गुणा अगर कहीं मल्टीप्लाई के निशान लिखा गया तब तो बाद में डिवीजन के बाद ही करेंगे, लेकिन अगर कहीं ऑफ लिखा गया, ऑफ या का लिखा गया, तो क्या किया जाता है? वो पहले ही गुणा कर लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा B का मतलब होता है ब्रेकट। ब्रेकट आप जानते हैं कोष्ठक बोला जाता है इसको। अब देखिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है वो बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक लिख रखा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे और यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है और उसके सामने ये डैश लग गया है, तो वो माइनस नहीं मानेंगे आप। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है जितना इसके बाद है। तो देखिए क्या करते हैं, 18 आप ऐसे उतार लीजिए, माइनस ब्रेकेट लगाइए 23 प्लस। सबसे पहले आप मझला ब्रेकेट न सॉल्व करके सबसे छोटा ब्रेकेट, देखिए ये है छोटा ब्रेकेट, ये है मझला ब्रेकेट, ये है बड़ा ब्रेकेट, मतलब ये है स्मॉल, ये है कर्ली, ये है बिग ब्रेकेट। एक और आता है बार ब्रेकेट, जो कि मान लीजिए नहीं मिलता है। अगर बार ब्रेकेट आता है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, तब आप इसको सॉल्व करते हैं छोटा वाला। तो देखिए 19 में से 6 जाएगा, क्या बचता है? जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये ब्रेकेट हटा देंगे आप, तो 19 में से आप देखिए 19 में से 6 जाता है तो आपका बचता है 13। अब देखिए छोटा ब्रेकेट हल हो गया, तो 19 में से 6 घटा दिया हमने, 13 आ गया। अब आगे का काम क्या करना है? आगे का काम करना है आपको, ये क्वेश्चन पहले नोट करके तब आप हल करना शुरू करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब देखिए 23 लिखेंगे और प्लस 16 में से 13 जाएगा, 3 लिख देंगे। अब देखिए ये मझला ब्रेकेट मतलब कर्ली ब्रेकेट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे का करते हैं, 18 माइनस 23 प्लस 3 क्या होता है? 26 हो जाता है। अब 18 में से 26 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, 18 में से 26 घटाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या में से बड़ी वाली संख्या घटाने पर आगे माइनस लगा दिया जाता है और घटाने का तरीका वही रहेगा। तो -8 जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना था। तो इसमें संख्याएं बदल सकती हैं, बाकी 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा सिंपल होगा तो 1 नंबर में आ जाएगा, वैसे तो 2 नंबर में ही आता है। इसके बाद देखेंगे ये आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। बहुत सारे बच्चे इसको करने के बाद, बहुत बार लगाने के बाद भी भूल जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। और इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है, देखिए आपसे बोला जाए कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो इसको भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इन दोनों में दिक्कत क्या है, आप लोग इसको समझ जाइए। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा जिससे कभी गलती आप नहीं करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इन दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी में कन्फ्यूजन भी आता है कि कब आपको LCM निकालना है, कब HCF निकालना है। वही समस्या दूर करनी है आज। बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई है यहाँ पर, और वहाँ पर क्या बोली गई है? छोटी संख्या बोली गई। तो इसको ध्यान रखना है, जब छोटी संख्या बोली जाएगी तो आपको LCM निकालना है। L का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है महत्तम। नहीं, लीस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लीस्ट का मतलब जो होता है न्यूनतम, जान लीजिए कम से कम, न्यूनतम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा, इसको ध्यान रखिएगा। छोटे से आप दिमाग लगा लेंगे कि LCM निकालना है। और जब ग्रेटेस्ट बोलेगा मतलब बड़ी से बड़ी, देखिए तो आप SCF का मतलब क्या होता है? SCF मतलब मासा होता है। मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम। इसका मतलब हो जाता है
महत्तम। तो आप खुद सोच लीजिए कहीं महत्तम की बात आ जाए, महत्तम मतलब मैक्सिमम होता है, एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब होता है, हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। तो अब देखिएगा एस सी एफ में अगर आप देखते हैं एच, एच जो है हाईएस्ट दर्शाता है, मतलब महत्तम दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखिएगा, बड़ी से बड़ी से आप समझ जाएंगे कि हमको महत्तम निकालना, महत्तम समाप्त मतलब महत्तम का मतलब अधिकतम ही तो होता है। तो कभी कभी जी एच सी एफ को जी सी एफ भी लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आपको मासा निकालना है, और छोटी से छोटी बोलता है, छोटी संख्या बोलता है तो लासा निकालना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान देते हैं। अब देखिए आगे का काम क्या करना है। आगे जो मान लीजिए सिर्फ ये बोला होता कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन दोनों को भाग देने, इन तीनों को भाग देने पर वो शेष फल 0 हो जाए या फिर कट जाए, तो वो तो आप मासा डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया शेष 1, 3 और 5 बचे, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको एक छोटा सा वर्क करना होगा, छोटा सा काम करना होगा। आपके सामने जो संख्याएं दी गई होंगी क्रमशः उसी में से घटाएंगे। जैसे 49 में से आप 1 घटा दीजिए, 48 बच जाएगा। और 59 में से क्या करेंगे आप, 3 घटा देते हैं तो क्या बचता है, 56 बचेगा। और 109 में से जब आप क्या करते हैं, 5 घटाएंगे तो क्या बचता है, 109 में से 5 घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 104, ये आपको मिल जाएगा। कुल मिला के घटाने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपने ये घटा लिया है, अब इसके बाद क्या करना है, इन्हीं का क्या करेंगे आप, जो आपके सामने ये जो संख्या मिली हुई है इन्हीं का क्या करना है, इन्हीं का मासा निकाल लेना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इनका मासा निकाल लेते हैं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मासा निकालने का कई तरीका है, आप चाहे भाग विधि लगा लीजिएगा, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अगर जो इनका मासा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप इतना कर सकते हैं। अब चूंकि समय कम लगे इसकी वजह से मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा। इसमें इसका मासा निकाल लीजिएगा, हमें लगता है आप आसानी से कर लेते हैं। वैसे तो इसका मासा करके ही बता देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बस मासा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए मासा भाग विधि से चाहे निकाल लीजिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं भाग विधि से करने चल रहा हूँ। भाग विधि का नियम जो होता है, जैसे 504 है उसको हम किससे भाग देंगे, चाहे 56 से दीजिए चाहे 48 से दीजिएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप 9 बार लेकर जाते हैं तो 9 बार शायद चला जाएगा। क्योंकि देखिए क्या 104 है, हमने 504 लिख दिया। यहाँ पर क्या करना है, 104 लिखना है। 104 2 बार लेकर जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लिखेंगे 56 आएगा। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचता है, 8 बचता है। और इधर 9 में से 5 जाएगा 4। अब आगे ऐसे उतारा जाता है, जो संख्या आगे होती है ये वाली, इसको यहाँ उतार लिया जाता है। ये भाग विधि से हम मासा निकालने वाले। तो देखिए क्या आएगा, एक बार और लेकर जाते हैं। मासा आप किसी तरीके से निकालिएगा, हम मासा पर जोर नहीं दे रहे हैं। मासा करना नहीं आता तो आपको क्या करना आएगा। तो देखिए ये कितनी बार आया, 8 से 56, ये 56 कट गया ना। तो देखिए क्या किया जाता है, जैसे इन तीनों में से जो तीन संख्याएं आपके सामने जिनका मासा निकालना है, कोई भी 2 ले लीजिएगा। अब जैसे देखिए 104 को 56 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो जो बचेगा, अगर ये अब इसके बाद नहीं जाता तो इसको आप यहाँ उतार लीजिएगा। अब 48 को एक बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। अब 8 में इसका भाग तो नहीं जाएगा, तो 48 अब 48 आप क्या करते हैं, यहाँ छोटी सी गलती हुई है, यहाँ जो 48 है इसको यहाँ उतारना था, हमने क्या किया है 56 उतार दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पर होती है जिससे भाग दिया गया होता है उसी को आप आगे यहाँ पर उतारेंगे। तो यहाँ 48 उतार लेते हैं और क्या किया जाएगा, 8 छंग 48। अब ये कट जाएगा, जिससे कट जाता है लास्ट टाइम पे उसको आप ध्यान देंगे। अब जिससे कटा होगा उसी से क्या करते हैं, जो संख्या बची होगी उसको भाग दे देते हैं। अब आपके सामने यहाँ देखिए 48 बचा हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसी से भाग दे देते हैं। 8 छंग 48 कट गया ना। अगर नहीं कटा होता तो यही प्रोसेस जैसे यहाँ चला था वैसे यहाँ पर आगे हम चलाते जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, जो अभी ये किया गया जिससे लास्ट टाइम ये कटा हुआ यही इसका मासा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मासा कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी 8 हो जाएगा। जो बोला गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर शेष 1, 3 और 5 बचे, तो वो संख्या क्या है, 8 है। तो कुल मिला के आपको मासा निकालने का तरीका चाहे ये लगाइएगा चाहे जो लगाइएगा, बस इतना ध्यान रखना है, सबको घटा करके क्या करना है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, और जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से 5 घटा करके क्या करते हैं आप, जो संख्या आएगी उसका मासा निकाल लीजिएगा, वही उत्तर हो जाएगा।
अब आगे का प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें इन सब का सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका तो हम नहीं बताने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और कम समय में मुझे और कुछ भी बताना है। तो इसका जितना दिया गया है उसका क्या करेंगे आप, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम भी दो तरीके से होता है, भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योगफल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं कुछ चीज़ आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 3 अंक की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी। जैसे 3 अंक की अगर बोलेगा तो बड़ी से बड़ी 3 बार 9 लिख लेते हैं, और छोटी बोलेगा तो क्या करेंगे आप, 1 लिख के 2 बार 0। 4 अंक की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 4 बार 9 लिख लेंगे, और छोटी बोलेगा तो 1 लिख के 3 बार 0। 2 अंक की बोल दिया होता तब 2 बार 9 लिख लेते, और अगर छोटी बोला होता तो 10 लिखते। कुल मिला के इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे आप, 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको कैसे लिखते हैं आप, हमने अभी बताया आपको, 1 लिख करके 4 बार 0। 5 अंक की बोलेगा तो 4 0। अब इनका योगफल ज्ञात करना। देखिए योगफल आ सकता है, योगफल मतलब जोड़ हो जाएगा। अंतर बोलेगा तो आपको घटाव करना होगा। यहाँ पर क्या बोला गया, योगफल। योगफल मतलब क्या किया जाता है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे। योगफल पूछा जाएगा तब जोड़, और अंतर पूछा जाएगा तब आप क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ जोड़ देना था, बस इतना करना था। तो इसका 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, कभी कभी 1 नंबर में आ जाएगा लेकिन उससे छोटा आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना था। योगफल के बजाय अगर अंतर दिया गया होता तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली की, ज़्यादातर ऐसा होता है, बड़ी वाली में से ही छोटी वाली संख्या को घटाना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब योगफल है तो ऊपर नीचे कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी हमने क्या बताया, 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तो उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है, उत्तर मतलब होता है बाद, पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो उत्तरवर्ती मतलब क्या होगा कि इसके ठीक बाद। पूर्ववर्ती अगर बोलता तो हम -1 करते, और उत्तरवर्ती बोला है इसलिए इसको जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाता है इसका आंसर। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपसे उत्तरवर्ती बोलेगा तो 1 जोड़ दीजिए, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बोलेगा तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अगर पूर्ववर्ती बोलेगा तो क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने क्वेश्चन बताए गए हैं इसको ध्यान रखिएगा, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, और इसी से ही क्वेश्चन आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप 120 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी किस पे ध्यान देना है, 60 अंश पे, 90 अंश पे और 120, ये तीनों ही पूछे जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, उससे बाहर और कोई नहीं पूछा जाएगा। तो ये पटरी और प्रकार की ही सहायता से आप बनाएंगे, इसके अलावा किसी से नहीं। तो सबसे पहले मैं 60 अंश बताना चाहूँगा, कम समय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे आप, एक लाइन खींचने के बाद क्या करना है, जो ये बिंदु होगा यहाँ पर क्या करिएगा, एक छोटी सी त्रिज्या का आप क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। इस प्रकार से एक आर्क आपने खींच लिया, और इसको अब कम ज़्यादा नहीं करना, जितने से आपने खींचा है अब उसी पर यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे, और एक आर्क बिना कम ज़्यादा किए जितने से आपने ये वाला खींचा था उतने पर ही आप यहाँ लगा देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा, यहाँ से इसको मिलाने के बाद ये 60 अंश का होगा, ये 60 अंश का कोण बन गया। अब अगर मान लीजिए आपसे 120 अंश का पूछता है तो क्या करना होगा, 120 वाले में भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे देखिए क्या है, एक लाइन आपने खींच लिया, अब क्या करेंगे आप, इस लाइन को खींचने के बाद एक आर्क किसी भी त्रिज्या का आप लगा लेंगे, यहाँ रख करके, यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखते हैं और पेंसिल की नोक से आर्क लगाया जाएगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर रखेंगे बिना कम ज़्यादा किए, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, अब इस बार यहाँ रखेंगे इस जगह पर, और यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ये दूसरी बार जो काटेगा इसको आप क्या करते हैं, इस बिंदु से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका 120 अंश का कोण बन जाता है। 120 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है जो कि 90 अंश का कोण पूछा जाता है। 90 अंश के कोण में क्या करना है, तरीका वही लगेगा। पहले आप क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक आर्क लगाते हैं, एक किसी भी रेडियस का, किसी भी त्रिज्या का एक आर्क लगाएंगे। अब क्या करना है, जैसे यहाँ रख करके आर्क लगाएंगे, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे,
फिर इस जगह पर रख करके दूसरा आर्क लगाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तब भी चलेगा। यहाँ इस जगह पर रख करके, जैसे ये दो जगह पर आपने रेखा का टान बिंदु मिल गया ना, तो क्या करेंगे आप, जैसे इस जगह पर रख करके एक आर्क ऊपर लगा दीजिए। अब नहीं कम जा, एक बार जितने से आप यहाँ रख करके ऊपर लगा लेते उतने से ही आप यहाँ रख करके ऊपर लगाएंगे। अब देखिएगा क्या करना है आपको, इस बिंदु को इस कटान बिंदु से मिला देते हैं। तो देखिए आप प्रकार से बनाएंगे सही बनेगा, थोड़ा सा तिरछा, हमारे चूंकि हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। कुल मिला के ये तीनों प्रकार के कोण अगर आप सीख लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है और आप इसमें 2 नंबर पा जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है, 90 अंश, 160 अंश और 120 अंश का कोण आप बना लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें स्थानीय मान का क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय मान जैसे बहुत आसान होता है, इसी वजह से इसका क्वेश्चन हमने नहीं लिखा। मान लीजिए इसमें बोला जाए 3 का स्थानीय मान, तो इसमें 30 हो जाता है और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3। जैसे देखिए 3 हमने लिखा, इसके पीछे कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो। यहाँ 3 हमने लिखा, 1 अंक है तो 1 जीरो। अब देखिए कभी कभी ये होता है, जैसे 3 के स्थानीय मान लिख करके उनका योग, तो योग अगर बोलेगा क्या करेंगे आप, इन दोनों को जोड़ देंगे। 3000 को 30 में जोड़ देते हैं तो 3000 क्या आ जाता है, 30 आ जाएगा। अंतर बोलेगा तो दोनों को आप घटा देंगे। तो ये एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ बोला जाएगा किसी एक का, जैसे मान लीजिए बोला जाए इसमें, देखिए हमने हर चीज़ 2 2 बार लिख दिया। मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन है ये, अब आपसे बोला जाए 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख करके पीछे कितने अंक है, 3 अंक है। 6 का स्थानीय मान 1000 होगा, 6000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6000 इसका स्थानीय मान हो जाता है। 5 का बोला जाएगा तो 50000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान बता देंगे। डेसिमल वाला क्वेश्चन भी इसमें स्थानीय मान में आता है। तो मान लीजिए ऐसे बोला जाए 263.564। तो अब देखिए 4 का स्थानीय मान आपसे बोल दिया जाए तो 4 लिखिएगा, पीछे यहाँ पर देखिएगा इस साइड कितना अंक है, 2 अंक है, उसके बाद ये 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। 6 का बोला गया होता तो 6 का स्थानीय मान क्या होता, 6 लिखेंगे, पीछे देखिए इसके पहले यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है और डेसिमल आप लगा लेंगे। 5 का बोला गया होता तो ये कुल मिला के डेसिमल के बाद वाला स्थानीय मान इस प्रकार से लिखेंगे और पहले वाला तो आपने जान ही लिया है। जैसे इसका क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा 60 होगा, जबकि 2 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो इसको आप देख सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। एक चीज़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी हमने नहीं बताया, वो है ग्राफ। तो ग्राफ का जो है 3 टाइप आता है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और एक क्या कौन सा होता है, एक होता है आपका जैसे पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई वाला जो होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैनल पे जा करके भी आप देख सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ध्यान दीजिएगा, आप फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।